हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के जो प्रारंभ किए थे, कल ही प्रारंभ किए गए हैं। अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति उसके अंतर्गत हम लोग कल फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि को हम लोग देख रहे थे। आज हम लोगों को क्या देखना है? तो आज हम लोगों को मुख्य रूप से ये समीक्षा करना है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या है। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या है। इसी चीज की समीक्षा करना है कि आखिर फ्रांस में जो राज्य क्रांति होती है तो उस राज्य क्रांति के पीछे कौन कौन से कारण हैं। जैसा कि हमने कहा था कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि तत्कालीन फ्रांस की राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी। इसलिए राजनीतिक परिस्थितियां, नंबर 2 सामाजिक परिस्थितियां, नंबर 3 आर्थिक परिस्थितियां तथा इसके अतिरिक्त तत्कालीन समाज में जो परिवर्तन हो रहा था, या ये हम कह सकते हैं कि तत्कालीन यूरोप में जिस प्रकार का परिवर्तन हो रहा था, उस परिवर्तन का फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं मध्यवर्ग तथा नए विचारधारा तथा एक और हम लोग देखते हैं तत्कालीन कारण। जब ये तत्कालीन कारण यह बताता है जब फ्रांस में क्रांति तुरंत प्रारंभ हो जाती है, तो इसको हम लोग तत्कालीन कारण के नाम से जानते हैं। और इसी 5 टॉपिक के अंतर्गत हम लोग इस बात की समीक्षा करेंगे कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो हम लोग एक एक को यहां पर प्रारंभ करते हैं। देखिए, मैंने कहा था कि 9th क्लास में नोट्स नहीं देंगे, लेकिन हम उसी टाइप से पढ़ा रहे हैं कि यदि आप लोग इसको पेन पेपर लेकर के बैठते हैं और पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो नो डाउट आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। जैसे कि हमने कहा कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या हैं, तो आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या है, तो आप लोग स्पष्ट रूप से अभी हमने 5 टॉपिक लिखा था उसको लिख सकते हैं और एक एक टॉपिक को यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे और उसके अनुसार समझ करके अपने शब्दों में लिखने का प्रयास प्रारंभ कीजिए। क्योंकि जब तक से अपने शब्दों में लिखने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक से आपका काम चलने वाला नहीं है। तो हम राजनीतिक कारण के लिए देखते हैं। तो तत्कालीन फ्रांस में क्या था? निरंकुश राजतंत्र था। निरंकुश का अर्थ क्या होता है? ऐसा शासन व्यवस्था जिस पर कोई अंकुश न हो उसे हम लोग निरंकुश शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर जो राजतंत्र है अगर उस पर संसद का नियंत्रण हो जाए तो वह क्या बन जाएगा? वह सीमित राजतंत्र बन जाएगा। वह क्या बनेगा? सीमित राजतंत्र बनेगा। और हम लोग देख रहे हैं कि संसदीय शासन प्रणाली, कल मैंने बात किया था कि संसदीय शासन प्रणाली का जन्म कहां से होता है, कब से होता है। तो हमने बताया था कि देखो, कल जो हम पढ़ाए हैं, जितना बताए हैं,
अब उसको माइंड में बना कर रखिए, क्योंकि हम वही चीज़ें बताए हैं जिसको हमें आगे ज़रूरत पड़ेगा। हमें आगे उसकी उदाहरण के रूप में, चाहे आपको समझाने के लिए आप हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगा। और यही कारण है कि कल मैं जो वीडियो बनाया उसके अंतर्गत उन सारी चीज़ों पर एक साथ डिस्कस करने का प्रयास किया। तो हमने बताया था कि 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था। इसे हम लोग रक्तहीन क्रांति के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी क्रांति रही जिसमें रक्तपात नहीं हुआ था, और यही कारण है कि इसे हम लोग रक्तहीन क्रांति के भी नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत ब्रिटेन में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई? तो प्रतिनिधि सत्तात्मक शासन व्यवस्था, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिनिधि सत्तात्मक शासन व्यवस्था। प्रतिनिधि सत्तात्मक शासन व्यवस्था को ही हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं। आज इसको पॉपुलर नाम से किस नाम से जानते हैं? तो संसदीय शासन प्रणाली के नाम से जानते हैं। संसदीय शासन प्रणाली के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जब यह राजतंत्र क्या है? निरंकुश है, क्योंकि उसके कार्यों पर, चाहे वह विधायी कार्य हो, चाहे वह कार्यपालिकी कार्य हो, चाहे न्यायपालिकी कार्य हो, उस पर जब कोई नियंत्रण नहीं होता है तो वह क्या होता है? निरंकुश हो जाता है। और उस पर अंकुश कब लगता है? तो जब संसद का उस पर नियंत्रण हो जाए तो उस पर अंकुश लग जाता है, और उस प्रकार की शासन प्रणाली को हम लोग सीमित राजतंत्र के नाम से जानते हैं। हमने उदाहरण क्रिएट किया था कि जो 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति होती है, जिसको हम लोग रक्तहीन क्रांति के भी नाम से जानते हैं, उससे क्या परिवर्तन हुआ इंग्लैंड में? तो इंग्लैंड में प्रतिनिधि सत्तात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई, जिसका लोकप्रिय नाम, या आज के समय की अगर नाम की बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना हुई। और यही कारण है कि हम लोग ब्रिटेन को, ध्यान रखिएगा, आज मैं कुछ प्रश्न आपके लिए छोड़ दूंगा, उसका उत्तर आप ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। ब्रिटेन को सीमित राजतंत्र का देश कहा जाता है। सीमित राजतंत्र का देश कहा जाता है। यही कारण है कि उसे सीमित राजतंत्र का देश कहा जाता है। खैर, यहां पर हमको निरंकुश को समझाना था और इसीलिए हम रुके थे। अगर फ्रांस की राजनीतिक परिस्थितियों की बात करें तो फ्रांस में, तत्कालीन फ्रांस में क्या था? निरंकुश राजतंत्र था। किस राजवंश का शासक था? तो बूर्बो राजवंश का शासक था। बूर्बो राजवंश का शासन था। और वहां का शासक कौन था? वहां का शासक था लुई 16वें। लुई 16वें वहां का शासक था। लुई 16वें कब फ्रांस का शासक बना? तो 1774 ईस्वी में वह फ्रांस का शासक बना। और जिस समय फ्रांस का शासक बना उसकी उम्र मात्र 20 वर्ष थी। 20 वर्ष था। अगर लुई 16वें की बात करें तो लुई 16वें लुई 15वें की तरह, या बूर्बो राजवंश के अन्य जो शासक हुए उन लोगों की तरह वह महान या योग्य व्यक्ति नहीं था, वह सक्षम व्यक्ति नहीं था। और सबसे दुर्भाग्यशाली यह परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि एक तो निरंकुश राजतंत्र, उसमें भी लुई 16वें जो अयोग्य शासक था, और उसमें भी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से इसका विवाह हुआ था। और फ्रांस का वैसे भी ऑस्ट्रिया से कोई विशेष लगाव नहीं था। और यही कारण है कि जो लुई 16वें की रानी मैरी एंटोनेट थी, उससे फ्रांस की जनता चिढ़ती थी। और यह इतनी
लापरवाह थी और इतनी फिजूल खर्च थी कि इसे विश्व इतिहास में मैडम डेफिसिट के नाम से जाना जाता है, जिस समय लुई 16वें फ्रांस का शासक बना उस समय आर्थिक परिस्थितियां तो खराब थी, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन यह जो लुई 16वें था वह उस पर उसकी जो शासन व्यवस्था थी उस पर मैरी एंटोनेट हस्तक्षेप करती थी, जो स्वयं लापरवाह थी, उसे प्रजा से कोई मतलब नहीं था। एक बार की इसी तरह से घटना है कि मैरी एंटोनेट अपना बाहर घूमने के लिए निकली हुई थी, रथ से जा रही थी और उसी क्रम में पीछे से जनता पाव रोटी चिल्ला रही थी और वह अपने साथ जाने वाले नौकरों से पूछ रही थी कि ये क्या मांग रहे हैं। उनको यही नहीं पता था कि हमारी प्रजा की क्या सुख है और क्या दुख है, उसके विषय में इनको कोई जानकारी नहीं था। वैसे भी अगर हम बात करें तो जितने भी राजतंत्र होते हैं वे निरंकुश ही होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत से ऐसे राजतंत्र हुए हैं जो प्रजा के सुख और शांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित किए हैं। लेकिन अगर फ्रांस की बात किया जाए तो फ्रांस का निरंकुश राजतंत्र अपने शानो शौकत में व्यस्त था, अपने फिजूल खर्ची में व्यस्त था और उसे फ्रांस की जनता से कोई विशेष मतलब नहीं था। और यही कारण है कि फ्रांस की जनता अंतोगत्वा इस व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए क्रांति की ओर उन्मुख हो गए। नंबर 1 की बात किए, अब नंबर 2 की बात करते हैं। अगर तत्कालीन फ्रांस की आर्थिक व्यवस्था की बात करें, नंबर 2 होगा आर्थिक परिस्थितियां। अगर कहें कि जिस समय फ्रांस में राज्य क्रांति हो रही थी उस समय फ्रांस की आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी, तो हम कह सकते हैं कि जो लुई 16वें को फ्रांस का ताज मिला था वह कांटों भरा ताज था, क्योंकि फ्रांस पहले से ही उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। कारण क्या था, तो देखिए कारण बहुत से कारण थे। नंबर 1 सप्तवर्षीय युद्ध जो 1756 से लेकर के 1763 तक लड़ा गया था। यह एक औपनिवेशिक युद्ध था। इस युद्ध के अंतर्गत ब्रिटेन और फ्रांस यानी यूरोप में और अमेरिका में जो सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया उसका अगर नेतृत्व की बात करें तो एक नेतृत्व कौन कर रहा था, फ्रांस कर रहा था, और एक का नेतृत्व कौन कर रहा था, ब्रिटेन कर रहा था। और ये सप्तवर्षीय युद्धों में पूरे यूरोप में और अमेरिका में युद्ध हो रहा था। इवन अगर हम बात करें तो भारत में भी द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें, अगर भारत में भी बात करें तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करें, तृतीय कर्नाटक युद्ध। आप जानते होंगे कि भारत में अगर हम कहें तो भारत में 15वीं 16वीं सदी के अंतर्गत बहुत से ऐसे यूरोप की कंपनियां स्थापित हुई और अंतोगत्वा एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर अपना शासन कायम करने में, भारत को अपना गुलाम बनाने में समर्थ रही। उसी समय फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में व्यापार करने के लिए आई हुई थी। और फ्रांस और ब्रिटेन में हम जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका हम गुलाम थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा फ्रांस, अभी हमने बताया ना कि ब्रिटेन और फ्रांस, इन दोनों के मध्य में जब कभी भी यूरोप में, अमेरिका में कभी भी युद्ध होता था तो उसका इफेक्ट भारत में भी देखा जाता था। और भारत में इसका जो, अगर तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हो रहा था, जब फ्रांस और ब्रिटेन 1756 से 63 ईस्वी के बीच में वह सप्तवर्षीय युद्ध
में व्यस्त थे। उस समय भारत में भी दोनों यानी कि फ्रांस और ब्रिटेन की दोनों ही कंपनियां आपस में लड़ रही थी और इससे फ्रांस का आर्थिक व्यवस्था अत्यंत ही बदहाल हो रहा था। यही नहीं, अगर हम बात करें, आप लोगों को याद होगा कि कल हमने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की बात किया था। हमने बात किया था कि अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम था, ब्रिटेन का एक उपनिवेश था और ब्रिटेन के उपनिवेश की आज़ाद कराने में फ्रांस ने सहयोग किया था। और यही कारण है कि जो ये अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष कहाँ पर समाप्त होता है, या कह सकते हैं कि अमेरिका कब स्वतंत्र होता है, तो पेरिस शांति संधि के बाद अमेरिका स्वतंत्र होता है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जो अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश था, उस अमेरिका के 13 उपनिवेशों को आजाद कराने में किससे आजाद कराने में, ब्रिटेन से आजाद कराने में या आजाद के लिए होने वाले संघर्ष में फ्रांस ने सहयोग दिया था। और यही कारण है कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही बदहाल हो चुकी थी। तो एक तरफ हम लोग अभी निरंकुश राजतंत्र को देख रहे थे और देख रहे थे कि जो लुई 16वें था वह उतना योग्य शासक नहीं था जितना कि बूर्बो राजवंश के अन्य शासक हुए। उसके दूसरे नंबर की उसकी जो राजकुमारी थी, उसकी जो जिससे उसका शादी हुआ था मैरी एंटोनेट से, वह फिजूल खर्च करती थी और जिसके कारण भी वहाँ का राज्य का जो आर्थिक कोष है वह खाली हो रहा था। और एक तरफ क्या है कि फ्रांस की परिस्थितियां पहले से ही क्या हैं, बद से बदतर हो चुकी हैं। कैसे हो चुकी हैं? सप्तवर्षीय युद्ध के कारण हो चुकी हैं, अमेरिकी उपनिवेश की आज़ादी के कारण हो चुका है और तमाम तरह के युद्ध में संलग्न एक और युद्ध आता है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध कब से कब लड़ा गया? तो 1740 से 1748 ईस्वी के मध्य लड़ा गया। और आपको पता है कि जिस समय ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध में फ्रांस व्यस्त था, फ्रांस सहयोग कर रहा था, उसी दौरान भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध हो रहा था। हमने बताया ना अभी, प्रथम कर्नाटक युद्ध हो रहा था। और यह प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हो रहा था? देखो, जब भी फ्रांस और ब्रिटेन आपस में संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, चाहे 13 उपनिवेशों को, अमेरिकी उपनिवेशों को आज़ादी की बात करें, चाहे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की बात करें, तब देखा जाता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में भी आपस में युद्ध में संलग्न हो जाती थी। यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 48 के बीच लड़ा गया, यह ऑस्ट्रिया युद्ध से ही प्रभावित था। और जब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से संबंधित युद्ध जब समाप्त हो जाता है तो प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो जाता है। कहने का अर्थ है कि इतना फ्रांस युद्ध में व्यस्त था कि उसकी आर्थिक जो स्थिति थी एकदम बदहाल हो चुकी थी। ऊपर से अगर बात करें तो लुई 16वें और उसकी रानी मैरी एंटोनेट के द्वारा जो फिजूल खर्ची हो रहा था, शानो शौकत में जो खर्च किया जा रहा था, उसके चलते फ्रांस की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही शोचनीय हो चुकी थी। और यही नहीं कि फ्रांस पहले से भी 2 अरब लिबरे क्या है? तो लिबरे फ्रांस की प्राचीन मुद्रा का नाम है। लिबरे फ्रांस की प्राचीन मुद्रा का नाम है। लिबरे की जगह पर फ्रैंक को स्वीकार किया गया बाद में चल करके, इस क्रांति के बाद। ये लिबरे क्या है? फ्रांस की एक प्राचीन मुद्रा का नाम है और यह जो लिबरे था, लिबरे के स्थान पर पुनः फ्रैंक को स्वीकार किया गया। और इस समय क्या है, वहां पर एक विशेष प्रकार की मुद्रा वहां पर अपनाया गया है। यह लिबरे जो है वहां की मुद्रा का नाम है, हमको ये जानना है।
अब जिस समय फ्रांस की आर्थिक स्थितियां बदहाल हो चुकी थी, उस समय फ्रांस स्वयं 2 अरब लिबरे का कर्ज ले चुका था और इन परिस्थितियों के उत्पन्न होने के कारण वह 10 अरब लिबरे और भी कर्ज ले लिया, लिबरे और भी कर्ज ले लिया। यही नहीं, जो कर्जदाता थे, भाई कर्जदाता को क्या चाहिए, कर्ज दिया है तो फ्री में थोड़ी दिया है। वह कर्जदाता क्या कर रहे थे, 10% ब्याज की मांग कर रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में लुई 16वें विवश हो गया कि करों में वृद्धि के द्वारा राजकोष को भरा जाए, नहीं तो उसकी आर्थिक स्थिति या कहें कि राज्य के सामान्य कार्य भी संचालित करने में व्यवधान उत्पन्न होगा। और यही कारण है कि उसने क्या किया, 5 मई सन 1789 को नए करों में वृद्धि करने हेतु स्टेटस जनरल की मीटिंग आहूत कर दी। स्टेटस जनरल क्या है, मैं उसकी चर्चा करूंगा। यहां पर केवल आर्थिक परिस्थितियों को देख रहे हैं कि फ्रांस की आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी, तो फ्रांस की आर्थिक परिस्थितियां अत्यंत ही खराब थी। तीसरे की बात करें, तीसरे कारण की बात करें फ्रांस की, तीसरे अगर कारण की बात करें तो सामाजिक व्यवस्था या कहें तो सामाजिक परिस्थितियां। तो नंबर 1, वहां का समाज कैसा था, इसको देखेंगे तो वर्ग आधारित समाज कह सकते हैं, वर्ग आधारित समाज कह सकते हैं। वहां पर सामाजिक परिस्थितियां क्या थी, तो 3, वहां के जो पूरा समाज था, फ्रांस का पूरा समाज था, वह 3 स्टेट में बटा हुआ था। थोड़ा सा जगह चाहिए। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तीसरा है तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट यानी यह स्टेट क्या है, वहां पर फ्रांस में सामाजिक हैसियत का प्रतिनिधित्व करने वाला एक वर्ग था। और प्रथम स्टेट के अंतर्गत कौन आते थे, तो पादरी। पादरी कौन होता था, तो चर्च में जो चर्च के कार्यों को संचालित करने वाले जो लोग होते थे उनको पादरी कहा जाता था। प्रथम स्टेट के अंतर्गत कौन आता था, पादरी आता था। और पादरी क्या करता था, राज्य कार्यों में हस्तक्षेप करता था। क्यों करता था, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और द्वितीय के अंतर्गत कुलीन, इसके अंतर्गत जैसे राज्य परिवार से संबंधित हो, सामंत हो, जो भी वहां के कह सकते हैं कि वहां के अधिकार प्राप्त जो लोग थे, जिनको हम लोग कुलीन कर रहे हैं, यह द्वितीय स्टेट के अंतर्गत आता था। और तृतीय स्टेट की बात करें तो तृतीय स्टेट में पुनः 3 प्रकार के विभाजन होते हैं। नंबर 1 पर कौन आते थे, तो बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि। सच पूछिए तो इसमें कह सकते हैं कि इसको ध्यान रखिएगा, तृतीय स्टेट का इस वर्ग को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको हम अभी डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम ये बता देते हैं कि यह तृतीय स्टेट के अंतर्गत, तृतीय स्टेट को भी हम लोग किताब भी देखेंगे तो इसी प्रकार से पढ़ाया होगा, और क्यों बताया है उसकी हम चर्चा करेंगे। उसी को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो तृतीय स्टेट है उसमें कौन से लोग आते थे, तो बड़े व्यापारी आते थे, अदालती कर्मचारी आते थे, वकील आते थे। यानी कि उसके अंतर्गत उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, या कह सकते हैं कि तृतीय स्टेट के अंतर्गत वैसे लोग जिनको किसी भी प्रकार का राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था और तृतीय स्टेट के लोगों के समकक्ष थे, लेकिन समृद्ध थे, संपदा संपन्न थे, उन लोगों को इसके अंतर्गत रखा गया। और दूसरे के अंतर्गत किसको रखा गया, किसान को रखा गया तथा कारीगर को रखा गया,
कारीगर को रखा गया। जबकि तीसरे वर्ग के अंतर्गत किसको रखा गया, तो ये भूमिहीन किसान को रखा गया, भूमिहीन किसान को रखा गया, भूमिहीन मजदूर को रखा गया, भूमिहीन मजदूर को रखा गया तथा नौकर को रखा गया। यानी हम कह सकते हैं कि ये तीसरे के अंतर्गत जो फ्रांस की सामान्य जनता थी, सामान्य जनता थी जिसके पास न तो कोई जमीन था, न तो उनके पास जीने का कोई आधार था, वैसे लोगों को इस तीसरे के अंतर्गत रखा गया। हालांकि मैं थर्ड स्टेट की बात कर रहा हूँ, तीसरे स्टेट की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखेंगे, फ्रांस में देखेंगे तो यह जो अगर हम फ्रांस की बात करें तो यह जो दो वर्ग है, यह जो दो वर्ग है, यानी कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट, यह वर्ग फ्रांस में सामाजिक हैसियत वाला वर्ग है और इसको राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। यह एक ऐसा वर्ग है जो विशेषाधिकार प्राप्त है, विशेषाधिकार प्राप्त है, और ऐसा विशेषाधिकार उसे जन्म से प्राप्त है। यानी इस वर्ग के अंतर्गत जन्म से प्राप्त है, यानी पादरी वर्ग के अंतर्गत यह जन्म लेते ही वह विशेषाधिकारों का अधिकारी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से द्वितीय स्टेट यानी कुलीन वर्ग में यदि जन्म लेता है तो वह विशेषाधिकारों का अधिकारी हो जाएगा। अगर बताइए कि एक ही समाज में ऐसे भी लोग रहते हैं जिनके पास तमाम तरह की सुविधाएं हैं, तमाम तरह के संसाधन हैं, तमाम तरह के राजनीतिक और सामाजिक अधिकार है, लेकिन उसी में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसको किसी भी प्रकार के न तो सामाजिक, न तो आर्थिक, न ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, तो ऐसे समाज में क्रांति नहीं होगी तो क्या होगा। दूसरा नंबर अगर हम कहें तो अगर प्रथम स्टेट की बात करें और द्वितीय स्टेट की बात करें तो यह दोनों वर्ग ऐसा था जो कर नहीं देता था, यानी कर से छूट प्राप्त था, कर से छूट प्राप्त था, और सारा कर किसके द्वारा चुकता किया जाता था, तो तृतीय स्टेट के लोगों के द्वारा कर दिया जाता था। अगर हम कहें पादरी के द्वारा टाइद जो कि क्या है, एक प्रकार का धार्मिक कर है। टाइद नाम किताब पढ़े होंगे तो उसमें आया हुआ। टाइद क्या है, एक प्रकार का धार्मिक कर है जो चर्च के पदाधिकारी वसूल करते थे, सामान्य जनता से वसूल करते थे, क्योंकि यहां पर द्वितीय स्टेट को तो कर देना नहीं है, प्रथम स्टेट तो खुद कर ले रहा है, और तृतीय स्टेट यानी कि कर देने वाला कौन है, तो कर देने वाला तृतीय स्टेट है। इसीलिए फ्रांस में एक कहावत प्रचलित थी कि वहां पर जो पादरी वर्ग है वह क्या करता है, केवल पूजा पाठ करता है, जबकि सामंत क्या करता है, युद्ध लड़ता है, और सामान्य जनता क्या करती है, फ्रांस की सामान्य जनता केवल कर देती है। अब देखिए यहां पर यानी कि पादरी को धार्मिक कर के रूप में टाइड देती है। उसी प्रकार से फ्रांस में लगने वाला एक प्रत्यक्ष कर है जिसका नाम है टाइल। यह प्रत्यक्ष कर है। यह कौन वसूल करता है, तो यह वसूल करता है, राज्य वसूल करता है। इसके अतिरिक्त भी, यह तो प्रत्यक्ष कर है, इसके अतिरिक्त भी सामंती कर है, यानी कई अप्रत्यक्ष कर है। और वह कर कौन देता है, वह कर केवल तीसरे स्टेट के लोग देते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि जब फ्रांस में आर्थिक परिस्थितियां एकदम बदहाल हो चुकी थी, जैसा कि हमने चर्चा किया, जब फ्रांस की आर्थिक परिस्थितियां अत्यंत ही बदहाल हो चुकी थी, और इस परिस्थितियों में लुई 16वें के द्वारा पुनः नए कर को लगाने के लिए जब 5 मई सन 1789 को स्टेटस जनरल की मीटिंग बुलाई गई, तो जरा सोचिए कि कौन कर देगा, तो तृतीय स्टेट के लोग पहले से ही कर दे रहे हैं। तमाम तरह के टाइड की बात करें, चाहे प्रत्यक्ष कर टाइड की बात करें, चाहे कई अप्रत्यक्ष कर की बात करें, जैसे सामंती कर की बात करें, तमाम तरह के कर तृतीय स्टेट दे रहा है। अब ऐसे में ये लोग क्रांति नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। दूसरा नंबर के हमने कहा था कि इसको याद रखिएगा, ये जो तृतीय स्टेट के अंतर्गत ये जो लोग हैं, अभी हमने कहा कि यह एक ऐसा वर्ग है, यहां पर लाते हैं, तृतीय स्टेट के अंतर्गत यह जो हैं, जिसको हमने कहा कि ये लोग क्या हैं, इस वर्ग में या इस के अंतर्गत किसको रखा गया है, बड़े व्यापारी को रखा गया है, व्यापारी को रखा गया है, अदालती कर्मचारी को रखा है। यानी हमने कहा कि इसमें ऐसे लोग हैं जो
उद्योग, व्यापार और वाणिज्य से जुड़े हुए हैं, वाणिज्य तथा सेवा से जुड़े हुए हैं। जैसे राज्य के कर्मचारी होते हैं, वकील होते हैं, इंजीनियर होते हैं, शिक्षक होता है, तमाम तरह के जो लोग होते हैं जो कि सेवा क्षेत्र के से जुड़े होते हैं, वे वर्ग आता है, वे लोग इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और हमने इसको इंडिकेट इसीलिए किया क्योंकि अभी हम पढ़ाएंगे कि पूरे यूरोप में एक वर्ग आ रहा था, और वह वर्ग कैसा था कि अगर हम कहें तो 18वीं सदी के अंतर्गत जो औद्योगिक विकास हो रहा था, पूरे यूरोप में जो औद्योगिक हलचल हो रही थी और उससे लाभान्वित होने वाले लोग ये मध्यवर्गीय ही थे, खास तौर से मध्यवर्गीय थे, क्योंकि व्यापार के माध्यम से, वाणिज्य के माध्यम से, उद्योग के माध्यम से उनके पास काफी संपदा आ गया था और शिक्षित भी थे। और इन्हीं से एक वर्ग का निर्माण होगा जिसे हम लोग मध्यवर्ग के नाम से जानते हैं, मध्यवर्ग के नाम से जानते हैं। और हम जब इस क्रांति के नए विचार की बात करें, जो नया विचार आएगा, जो नए दार्शनिक आएंगे, जो फ्रांस की क्रांति को अपने ज्ञान से अभिसिंचित करने का प्रयास करेंगे, जिसके चलते फ्रांस में क्रांति होती है, तो यह कौन लोग होंगे? तो यह मध्यवर्गीय ही होंगे। और इन्हीं मध्यवर्गीयों के विचार को हम लोग क्या कहते हैं? उदारवाद कहते हैं। कल भी हमने कहा था कि ये फ्रांसीसी क्रांति में कौन सी विचारधारा से प्रेरित थी? तो फ्रांसीसी क्रांति उदारवाद की विचारधारा से प्रेरित थी। और यह उदारवाद किसकी विचारधारा है? तो मध्यवर्गीयों की विचारधारा है। ये मध्यवर्गीय कहाँ से आते हैं? तो ये जो उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं, वाणिज्य से जुड़े हुए हैं, या सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, या हम कह सकते हैं जो संपदा संपन्न हैं तथा शिक्षित हैं, जिनके पास रुपया पैसा है और शिक्षित भी हैं। तो ये वर्ग क्या है? इनके पास विशेषाधिकार नहीं है, किसी भी प्रकार का राजनीतिक अधिकार नहीं है, लेकिन यही लोग किस वर्ग का निर्माण करते हैं? मध्य वर्ग का निर्माण करते हैं। जब सामाजिक व्यवस्था हम पढ़ा रहे हैं, ये जब खत्म हो जाएगा तो उसी पर हम चलेंगे, लेकिन यहाँ पर इंडिकेट किए कि जो यह तृतीय स्टेट के अंतर्गत जो वर्ग करके दिया है कि बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि को शामिल कर रहा है, इसी से एक नए वर्ग मध्य वर्ग का उदय हो रहा है, और इन्हीं की उन्नत विचारधारा को हम लोग उदारवाद के नाम से जानते हैं। और कल ही हमने कहा था कि फ्रांस की क्रांति के पीछे किस विचारधारा की प्रेरणा थी? तो उदारवाद की विचारधारा की प्रेरणा थी। यहाँ पर उदारवाद की विचारधारा क्या है, उसके संबंध में, और उदारवादी किस प्रकार के परिवर्तन करना चाहते थे, इसको अभी हम नहीं बताएंगे। अभी हम ये फ्रांस की क्रांति समाप्त होने के बाद रूस की जब क्रांति प्रारंभ होगी, उस समय हम इसकी चर्चा करेंगे, और जहां पर जरूरत लगेगा वहां पर इसके संबंध में बताने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन इतना माइंड में रखिए कि फ्रांस की क्रांति किस विचारधारा से प्रेरित थी? तो उदारवाद की विचारधारा से प्रेरित है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फ्रांस में जो वर्ग आधारित समाज है, वह वर्ग आधारित समाज क्या कर रहा है? वह राजनीतिक और सामाजिक अधिकार से विहीन है। और हम कहें तो देखो, फ्रांस में देखने को मिलता है कि जो फ्रांस में जो जमीन है, 90% किसान है, नंबर 1, वहां पर 90% किसान है। लेकिन अगर 60% जमीन की बात करें तो 60% जमीन पर किसका अधिकार है? तो सामंत का है, कुलीन का है, चर्च के पास है और सामंत के पास है। यानी 90% किसान हैं, लेकिन 60% भूमि पर कुलीन और चर्च का कब्जा है। तो वैसे वर्ग आधारित समाज जिसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, केवल और केवल कर देता है। जैसा कि हमने कहा कि फ्रांस में एक कहावत प्रचलित है कि पादरी पूजा करता है, उसके बाद सामंत युद्ध लड़ता है, और सामान्य जनता क्या करती है? तो केवल कर देती है। और यहाँ पर यह सिद्ध भी हुआ कि प्रथम स्टेट कोई कर नहीं देता है, कर से छूट प्राप्त है। द्वितीय स्टेट वह भी कोई कर नहीं देता है, जबकि तृतीय स्टेट जितने भी, चाहे टाइल की बात करें, चाहे अप्रत्यक्ष कर की बात करें, जितने भी प्रकार के फ्रांस में लगने वाले कर थे, वह कौन देता था? तृतीय स्टेट के लोग देते थे। ऐसे वर्ग आधारित समाज
क्रांति नहीं करेगा तो क्या करेगा। और जब 5 मई सन 1789 को लुई 16वें के द्वारा नए करों के प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु जो स्टेटस जनरल की मीटिंग आहूत की गई, वहां पर दुर्व्यवस्था को देखकर और वहां पर जो मतभेद उभरा, उसके बाद मध्यवर्गीयों ने जो फ्रांस में क्रांति के लिए आह्वान किए, तो उसमें फ्रांस की पूरी जनता संलग्न हो गई। लेकिन इसके पहले इसमें जानते हैं, यहां पर मध्यवर्ग उदारवाद को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगला जो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति के कारण के अंतर्गत, तो वो वहीं से आ रहा है। यानी अगला, अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा जो कारण है मध्यवर्ग तथा नए विचार। अब नया विचार क्या है, अब तो स्पष्ट हो गया। अब यह भी स्पष्ट हो गया, अभी हमने बताया कि ये मध्यवर्ग आते कहां से हैं और उनकी विचारधारा क्या है, उदारवाद की विचारधारा है। अभी हमने चर्चा किया उदारवाद है, और ये नए विचार किस रूप में आ रहे हैं, उदारवाद के रूप में आ रहा है। लेकिन तत्कालीन फ्रांस में कुछ ऐसे भी विचारक हुए, अगर हम बात करें कुछ विचारकों को जो कि आपके टॉपिक के अंतर्गत जिनकी चर्चा किया है, उनकी बात करें तो नंबर 1 पर रखते हैं मॉन्टेस्क्यू की बात करें तो द स्पिरिट ऑफ लॉ इसकी रचना का नाम है। अब यह क्या है, एक फ्रांसीसी दार्शनिक है। मॉन्टेस्क्यू क्या है, एक फ्रांसीसी दार्शनिक है। और जब फ्रांसीसी दार्शनिक है, इसने क्या दिया, इसने शासन व्यवस्था को 3 भागों में विभाजित किया। नंबर 1 यानी विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका। अब यहां पर देखिए, इसी को हम लोग शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। शक्ति पृथक्करण या शक्ति विभाजन का सिद्धांत कहते हैं। और जानते हैं, अभी हमने अमेरिकन क्रांति की चर्चा किया था, और यह भी चर्चा किया था कि 1789 के अंतर्गत अमेरिका में संविधान लागू किया गया, और 1787 में वहां पर संविधान बनकर के संविधान का मसौदा तैयार हुआ था। अब उसकी जरूरत है। अब देखिए, मॉन्टेस्क्यू ने जो द स्पिरिट ऑफ लॉज के अंतर्गत जो शासन के विभाजन की बात किया, और कहा कि विधायिका होनी चाहिए, कार्यपालिका होनी चाहिए और न्यायपालिका होना चाहिए, और तीनों ही ये संस्थाएं क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। यानी विधायिका का कार्य क्या होना चाहिए, विधि का निर्माण करना। कार्यपालिका का क्या कार्य होना चाहिए, तो जो विधायिका के द्वारा विधि का निर्माण किया गया है उनको लागू कराना। और न्यायपालिका का क्या कार्य होना चाहिए, क्या विधायिका ने उचित विधियों का निर्माण किया है, और क्या विधायिका द्वारा बनाए गए विधियों का कार्यपालिका के द्वारा उचित तरीके से अनुपालन कराया जा रहा है, इसकी जांच करना। और तीनों ही शक्तियां क्या होनी चाहिए, आपस में संगठित नहीं होनी चाहिए, बल्कि तीनों ही शक्तियां स्वतंत्र होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए कि कार्यपालिका जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से अगर विधायिका से विधि का निर्माण कर लेता है, तो कार्यपालिका पर से विधायिका का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर न्यायपालिका पर कार्यपालिका और विधायिका दोनों ही हस्तक्षेप करने लगेंगे, तो न्यायपालिका पर कौन विश्वास करेगा। इसलिए ये तीनों संस्थाएं क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। और इस मॉन्टेस्क्यू के इस सिद्धांत को लागू किया गया, कहाँ किया गया, तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। और अभी हम जब फ्रांस की आर्थिक परिस्थितियों की बात कर रहे थे, तो आर्थिक परिस्थितियों के अंतर्गत हम बात कर रहे थे, तो देख रहे थे कि फ्रांस की जो आर्थिक बदहाली का कारण था, उसमें अमेरिका के 13 उपनिवेशों के लिए जो आंदोलन हो रहा था, मुक्ति के लिए जो संघर्ष हो रहा था, ब्रिटेन के साथ जो युद्ध हो रहा था, उसमें फ्रांस भी एक सहयोगी था। फ्रांस भी युद्ध में साथ दे रहा था। और जरा सोचिए कि अमेरिका में जिस प्रकार की शासन व्यवस्था की स्थापना होती है, तो वही फ्रांसीसी किस अपने देश में क्या उस प्रकार की शासन व्यवस्था की मांग नहीं करेंगे। और यही कारण है कि फ्रांस में जब क्रांति होती है, तो फ्रांस के क्रांतिकारी क्या चाहते हैं, राजतंत्र के आधार पर एक ऐसा तंत्र चाहते हैं जो कि
मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांतों पर आधारित हो। आगे भी अन्य विचार आएंगे, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। जैसे अगर हम कहें एक और नाम लें, मॉन्टेस्क्यू के अतिरिक्त एक और नाम लें, वॉल्टेयर के नाम लें, वॉल्टेयर के नाम लें, वॉल्टेयर। यह भी एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। यह भी क्या था? फ्रांसीसी दार्शनिक था। और फ्रांसीसी दार्शनिक यह जो था, यह फ्रांसीसी दार्शनिक वॉल्टेयर की अगर रचना की बात करें तो लेटर्स ऑन इंग्लिश, लेटर्स ऑन इंग्लिश, लेटर्स ऑन इंग्लिश, और एक और इसकी पुस्तक का नाम है ट्रीटाइन ऑफ टॉलरेंस, ट्रीटाइज ऑफ टॉलरेंस, ये वॉल्टेयर भी एक फ्रांसीसी दार्शनिक था और उसकी ये दो प्रसिद्ध किताबों का नाम है लेटर्स ऑन इंग्लिश और ट्रीटाइज ऑन टॉलरेंस। देखिए, यह वॉल्टेयर किसका समर्थक था? तो ब्रिटेन में जो परिवर्तन हुआ था, ब्रिटेन में जो संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना हुई थी, संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना हुई थी, उसका यह समर्थक था। और यह चाहता था कि जो हमारे देश में शासन व्यवस्था हो, वह व्यवस्था भी किस पर आधारित हो? तो वह भी ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित हो। यही कारण है कि अगर हम इसके अतिरिक्त बात करें, तो एक और अन्य नाम आता है, रूसो का नाम आता है, रूसो का नाम आता है, रूसो का नाम आता है। रूसो भी क्या है? एक फ्रांसीसी दार्शनिक है। देखिए, सबका पृष्ठभूमि कहां से आ रहा है? यह जो दार्शनिक आ रहे हैं और जो जिस प्रकार की परिवर्तन, जिस प्रकार की सिद्धांत रख रहे हैं, वह कहां से आ रहे हैं? फ्रांस से आ रहे हैं। और अगर रूसो की बात करें तो इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसकी अन्य पुस्तक के भी नाम है डिस्कोर्सेज ऑफ साइंस एंड आर्ट्स, डिस्कोर्सेज ऑफ साइंस एंड आर्ट, इसके अतिरिक्त भी नाम आता है एक और नाम है, इसका किताब का नाम है एमिल है। हालांकि एक चौथी, इसकी 4 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। एक लिखा था कि एक और पुस्तक का नाम है, उसका याद नहीं आ रहा है। रूसो क्या चाहता है? रूसो किस प्रकार की शासन व्यवस्था की डिमांड करता है? तो जनता व उसके प्रतिनिधियों, ये द सोशल कॉन्ट्रैक्ट से विचार लिया गया कि जनता व उसके प्रतिनिधियों के सामाजिक अनुबंध पर आधारित शासन व्यवस्था होनी चाहिए। यानी वह किस प्रकार की शासन व्यवस्था की मांग कर रहा था? तो वह रूसो इस प्रकार की शासन व्यवस्था की मांग कर रहा था जिसमें जनता व उसके प्रतिनिधियों, और संसदीय शासन प्रणाली क्या है? संसदीय शासन प्रणाली प्रतिनिधित्व वाली शासन प्रणाली है, जिसमें संसद के अंतर्गत जनता के प्रतिनिधि कार्य करते हैं, जनता के लिए जाकर के कार्य करते हैं। और यह रूसो क्या मांग कर रहा है? रूसो की विचारधारा क्या है? रूसो का सिद्धांत क्या है? जो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत लिखा, उसके अंतर्गत यह विचार दिया कि हमारी सरकार, यानी कि फ्रांस में किस प्रकार की सरकार होनी चाहिए? तो जनता व उसके प्रतिनिधियों के सामाजिक अनुबंध पर आधारित शासन प्रणाली होनी चाहिए। यही नहीं, यह जो रूसो था, वह रूसो की विचारधारा क्या थी? तो स्वतंत्रता, समानता,
समानता तथा बंधुत्व। बंधुत्व इसकी विचारधारा थी कि रूसों का मानना था कि मनुष्य एक प्राकृतिक व्यक्ति है और वह क्या होता है, कुछ अधिकारों के साथ जन्म लेता है और उसको विकास करने के लिए वो किस प्रकार के अधिकार होना चाहिए, समान अवसर और अधिकार होना ही चाहिए, कुछ स्वतंत्रता होनी ही चाहिए ताकि मनुष्य विकास करे। यही नहीं, उसने क्या किया, रूसों ने एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत दिया। एक व्यक्ति, देखिएगा, एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत की बात मैं कर रहा हूं तो आगे चल करके यह काम आएगा। एक व्यक्ति एक मत, यानी एक जो व्यक्ति है उसे एक मत देने का अधिकार होना ही चाहिए। और जो तत्कालीन फ्रांस में जो स्टेटस जनरल की मीटिंग की बात मैं कर रहा था कि 5 मई सन 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु लुई 16वें के द्वारा स्टेटस जनरल की मीटिंग बुलाई गई, तो उस समय भी फ्रांस में केवल राजा अपने विवेक से नए करों के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता था, उसके लिए स्टेटस जनरल की मीटिंग को आहूत करना पड़ता था। लेकिन स्टेटस जनरल की मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट थी और स्टेटस जनरल की मीटिंग के प्रति वहां के निरंकुश राजतंत्र कितने सजग थे, तो इस बात से आपको पता चलेगा कि जो 1789 में मीटिंग हुआ है, 1789 में मीटिंग हुआ है, वह कितने वर्षों के बाद हुआ है, तो 175 वर्षों के बाद मीटिंग हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि वहां का राजा कितना स्टेटस जनरल को महत्व दे रहा होगा। तो वहां पर आप खैर वहां पर जब जिसकी जरूरत पड़ेगा उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जब स्टेटस जनरल की मीटिंग हो रहा था उस 5 मई सन 1789 को, तो उसमें डिमांड क्या होता है, एक व्यक्ति और एक मत का ही डिमांड होता है ताकि वहां पर जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों से निपटा जा सके। यह रूसों की ही विचारधारा पर आधारित थी। एक अन्य दार्शनिक है जिसका फ्रांसीसी क्रांति पर प्रभाव पड़ा है, वह है लॉक। वह है लॉक, जॉन लॉक कहा जाता है, लॉक है। और इनकी पुस्तक का नाम है टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। सबसे बड़ी चीज रहा है कि लॉक क्या, देखिए इन दार्शनिकों के विचार को हम लोग वहीं तक सीमित रखना है और वहीं तक हम लोगों को पढ़ना है जहां तक फ्रांसीसी क्रांति में हमें ज़रूरत है। अगर फ्रांसीसी क्रांति में जितना हमें ज़रूरत है उतना ही जानने की आवश्यकता है। इनकी किताब में क्या लिखा गया, इनका जन्म क्या हुआ, कहाँ हुआ, इनकी मूल सिद्धांत क्या थे, अगर इनको पढ़ाना प्रारंभ कर दो तो आपको समझ से बाहर हो जाएगा। और शायद मुझको भी पढ़ कर के ही बताना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिए कि मैं भी कंप्यूटर हूँ और मुझे ये सारी चीज़ें पता है। मैं भी किताब देखता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ और तभी जाकर के मैं पढ़ाने में समर्थ होता हूँ। अगर जॉन लॉक की बात करें तो जॉन लॉक चर्च का विरोधी था। चर्च का विरोधी तो वाल्टेयर भी था और चर्च का विरोधी था और यह राजा के दैविक शक्तियों, ध्यान दीजिएगा, राजा के दैविक शक्तियों तथा निरंकुश अधिकार का विरोधी था। निरंकुश अधिकार का विरोधी था। देखिए पूरे यूरोप में, उस तत्कालीन पूरे यूरोप में देखा जा रहा था कि वहां के राजा को दैविक शक्तियां प्राप्त हैं। ऐसा चर्च के पदाधिकारी, यही तो कारण है कि देखिए प्रथम स्टेट के अंतर्गत कौन आ रहा है, पादरी आ रहे हैं। और हमने वहां पर कहा था कि पादरी क्या कर रहा है, राज्य कार्यों में हस्तक्षेप करता है और वह प्रथम स्टेट के अंतर्गत सिंगल ऐसा व्यक्ति है जो राजा से भी ऊपर है। और वह क्या सिद्धांत दिया था कि राजा क्या है, इस धरती पर देवता के समतुल्य है, यानी देवता का प्रतिनिधि है और यह जो राजा है कोई गलती नहीं करता है, क्योंकि वह केवल और केवल कार्य क्या करता है कि ईश्वर के प्रतिनिधि होने के नाते ईश्वर की जो इच्छा होती है उसी को वहां अपने राज्य में लागू करता है। उसका कोई दोष नहीं है, वैसी ईश्वर की मर्जी है,
उसमें राजा का कोई दोष नहीं है। और यही कारण है कि लॉक क्या करता है, लॉक चर्च का भी विरोध करता है और राजा की दैविक शक्तियों का विरोध करता है और निरंकुश अधिकार, उसके निरंकुश अधिकार का भी विरोध करता है। और फ्रांस की जनता को यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि देखिए, राजा का कोई दैविक अधिकार नहीं है, बल्कि वह भी क्या है, एक सामान्य व्यक्तियों की तरह ही होता है और वह उसे क्या करना पड़ेगा, अगर हमारा शासक है तो उसे शासन कार्यों से होने वाले जनता के नुकसान की जिम्मेदारी लेना ही होगा। तो इस प्रकार से इन विचारधाराओं के कारण फ्रांस की जनता प्रेरित हुई और फ्रांस की जनता क्रांति की ओर उन्मुख हो गई, या कह सकते हैं कि इन विचारधाराओं ने फ्रांस की क्रांति के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण किया। लेकिन अगर हम पांचवें कारण की बात करें, जो हम कह रहे थे तत्कालीन कारण कौन सा हुआ, तत्कालीन कारण, अगर तत्कालीन कारण की बात करें तो वह है 5 मई सन 1789 ईस्वी का स्टेटस जनरल, जनरल की मीटिंग या बैठक कह सकते हैं, बैठक। एक्चुअली होता क्या है कि जब फ्रांस की आर्थिक स्थितियां बदहाल हो जाती हैं, फ्रांस का जो राजतंत्र है वह अपने सामान्य कार्य को करने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, उधर से ऊपर से पहले से ही 2 अरब लिबरे का उस पर कर्ज था और आर्थिक बदहाली के कारण अपने राज्य की सामान्य कार्यों को संचालन हेतु 10 अरब और लिबरे का कर्ज ले लिया जाता है। कर्जदाता 10% ब्याज की मांग कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में फ्रांस का राजा लुई 16वें के द्वारा नए कर लगाने का तैयार होता है और उस नए कर को वृद्धि करने के लिए हमने अभी बताया कि फ्रांस में कोई भी करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेटस जनरल की मीटिंग को आहूत करना ही पड़ता था। और यही कारण है कि 5 मई सन 1789 को नए करों में वृद्धि के लिए, यानी कि 5 मई सन 1789 को स्टेटस जनरल की मीटिंग क्यों आहूत की जाती है, तो नए करों में वृद्धि के लिए, नए करों में वृद्धि के लिए, नए करों में वृद्धि के लिए स्टेटस जनरल की मीटिंग आहूत किया जाता है और उसमें प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट, तीनों ही स्टेटों की बैठक बुलाई जाती है। और उसमें होता क्या है, उसमें देखिए ये व्यवस्था है, वहां पर ये प्रथम स्टेट है, ये द्वितीय स्टेट है और ये तृतीय स्टेट है। लेकिन ये क्या हैं, ये सब के सब बेंच पर बैठे हुए हैं और ये तृतीय स्टेट के लोग क्या हैं, पीछे खड़े हुए हैं, क्योंकि उनका कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम जहाँ पर आएगा, जहाँ पर जरूरत पड़ेगा वहाँ पर हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर ये देखने वाली चीज़ है कि जब 5 मई सन 1789 को नए करों में वृद्धि के लिए स्टेटस जनरल की मीटिंग आहूत किया जाता है और राजा के द्वारा प्राचीन जो पद्धति है, मतदान की प्रणाली है कि प्रथम स्टेट 1 मत देगा, द्वितीय स्टेट 1 मत देगा और तृतीय स्टेट 1 मत देगा। जरा सोचिए कि ये प्रथम और द्वितीय स्टेट कर से छूट प्राप्त व्यक्ति हैं, यानी वो कर देते ही नहीं हैं। और तीसरा स्टेट है जो क्या है, करदाता है, करदाता है। कभी ऐसा परिस्थितियां क्रिएट होगा कि कोई भी अनुमोदन पर वह तीसरे स्टेट के लोग जीत सकते हैं? कभी नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि अगर नए करों में वृद्धि भी होता है तो नए करों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप किस पर प्रभाव पड़ता है, तो प्रभाव केवल तीसरे स्टेट पर पड़ता है, इस पर पड़ता है, केवल तीसरे स्टेट पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह क्या है, करदाता है। चाहे कर में कितना भी वृद्धि कर दिया जाए, चाहे जितने भी प्रकार का कर लगा दिया जाए, उससे प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को क्या मतलब है, क्योंकि वह कर से छूट प्राप्त व्यक्ति है। तो जाहिर सी बात है कि जो लुई 16वें के द्वारा जो 5 मई सन 1789 को स्टेटस जनरल की मीटिंग को आहूत किया जाता है, तो वह क्यों किया जाता है, नए करों में वृद्धि के लिए। और यह कर वृद्धि के लिए जो प्रस्ताव है वह प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के मतदान के कारण अनुमोदित
हो ही जाएगा। यही कारण है कि तीसरे स्टेट के लोग क्या मांग करते हैं, एक व्यक्ति और एक मत की मांग करते हैं। यानी वहां पर उपस्थित सभी लोग क्या करेंगे, मतदान करेंगे और तब जाकर के यह प्रस्ताव स्वीकृत होता है या स्वीकृत नहीं होता है, उसका निर्णय किया जाएगा। इसी बीच बहस होता है और बहस होने के कारण लुई 16वें सभा को समाप्ति की घोषणा कर देता है और सभा वहां पर समाप्त हो जाती है। पुनः जो तीसरे स्टेट के लोग हैं 20 जून सन 1789 को जब बैठक स्थल पर पहुंचते हैं तो बैठक स्थल पर बंद है, वहां पर कोई किसी भी प्रकार की हलचल नहीं है। तो वह वहीं पास में अवस्थित इंडो टेनिस कोर्ट में बैठक करते हैं। 20 जून सन 1789 को ही बैठक करते हैं और स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित करते हैं और स्वयं को क्या करते हैं, स्वयं को नए कार्य को करने वाला, नए संविधान को निर्माण करने वाला घोषित करते हैं और कहते हैं कि यह नेशनल असेंबली की बैठक तब तक से समाप्त नहीं होगी जब तक से कि फ्रांस में नए संविधान का निर्माण नहीं किया जाता है। और इस तरह से इस बगावत के बाद, यानी कि 20 जून 1789 की बगावत के बाद पूरे फ्रांस में परिस्थितियां परिवर्तित हो जाती हैं और पूरी फ्रांस की जनता किसको परिवर्तित करने के लिए, फ्रांस की तत्कालीन शासन व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए क्रांति की ओर उन्मुख हो जाती है। और इसी क्रांति को हम लोग फ्रांस की राज्य क्रांति के नाम से जानते हैं, फ्रांस की राज्य क्रांति के नाम से जानते हैं। उसके बाद यह नेशनल असेंबली कब फ्रांस के संविधान का निर्माण करती है, इसके विषय में कल चर्चा करेंगे अगले वीडियो के अंतर्गत, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और ट्रबल क्रिएट करेगा। इसीलिए थैंक यू।